मैंने तुम्हें वह सारा ज़रूरी सामान ला कर दिया भी है, तुम सारे कपड़े ख़राब कर लेती हो। ये तुम्हारा सूट इतना लाल क्यों हो गया है? क्या तुम अंडरवियर का इस्तेमाल करना नहीं जानती? क्यों तुम अपने गुप्त अंगों पर कपड़े नहीं पहनती? नीचे गिरते वो मुंह बनाकर उठी थी, फिर घूर कर करण को देखने लगी, कहने लगी, मैं वैसे ही रहूंगी जैसा मुझे पसंद है। बिना वजह आप मुझ पर हर वक्त हुक्म चलाते रहते हो, जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। बच्चों की तरह सिसक कर रोते हुए सब कुछ बोले जा रही थी। ये कहकर जैसे ही वह अपने कमरे की तरफ जाने लगी, वह उसे बाजू से पकड़ चुका था। कहने लगा, अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपा कर रखा करो। कोई बच्ची नहीं हो तुम जो हर बात समझानी पड़े। मैं पहले ही प्यार से तुम्हें कई बार कह चुका हूँ। वैसे सब कुछ दिखा देना अच्छी बात नहीं है। गली के बच्चों के साथ जब देखो खेलती रहती हो और उन बच्चों के साथ मिलकर खट्टी आंबी भी तोड़ती हो। ऐसी खट्टी चीजें खानी बंद कर दो। पहले तुम अपनी हालत को देखो, कैसी होती जा रही हो। तुम्हारी उम्र सिर्फ 14 साल की है और तुम्हारा फिगर उम्र से पहले ही बढ़ता जा रहा है। और कितना खाओगी? चलो जाओ, शाबाश, मैंने जो तुम्हें सामान लाकर दिया है उसे पहन लो। दोबारा मैं तुम्हें उस सामान के बिना ना देखूं। मंजू मासूमियत से कहने लगी, मुझे ये सब नहीं पता, उसे कैसे पहना जाता है। बड़ी कोशिश की थी मैंने एक बार पहनने की, मगर सब कुछ गलत हो गया था। वह जिस अंदाज में बोली थी, करण के सोए हुए सारे जज्बात को जगा चुकी थी। फिर वह अगले ही पल कहने लगा, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे अपने आप को कवर करते हैं और अंडरवियर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसे बाजू से पकड़कर कमरे में लाया था। मंजू अब उसके पीछे मासूम बनकर खड़ी हुई थी। तभी वो कहने लगा, तुम अपना सलवार लाओ, मैं उसमें अंडरवियर पैक कर देता हूँ। मंजू बड़ी हिचकिचाते हुए अपना सलवार लेकर आई थी। अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंका था तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। फिर कहने लगा, चलो शाबाश, अपना फ्रॉक भी उतार दो और अब तुम्हें बताऊंगा कैसे उसे पहना जाता है। करण ने ये कहते हुए जल्दी अपना हाथ उसके, यार ये सब तो ठीक है, मगर तुम जो कह रहे हो वो बहुत मुश्किल है। तुम समझो ना मेरी परेशानी को। अगर कोई भी मुझसे सवाल करेगा या फिर पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? करण परेशान होता अपना सर पकड़कर बैठा था, जबकि सामने बैठा आदमी पानी का पूरा गिलास एकदम से गटक कर पी चुका था। देख यार, तू मेरा पक्के वाला दोस्त है। आज तक मैंने तेरी कोई भी बात को नहीं टाली। तुझे जब भी मेरी जरूरत पड़ी है मैं तेरे काम आया हूँ। अब बस मैं ये काम नहीं कर सकता। देख, अगर ये लड़की मेरे साथ रहेगी ना तो मेरे लिए विदेश जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मैंने कौन सा बाहर की दुनिया में घर बसाना है। एक बार मैं वहाँ सेटल हो गया ना, तब मैं इसे भी अपने पास बुला लूंगा और मैं तुम्हें उसके पूरे खर्चे भेजता रहूंगा। प्लीज समझो मेरी बात को। ये तेरे घर में किसी भी कोने में पड़ी रहेगी। बहुत मासूम लड़की है, कोई शिकायत हो तो मुझे बता दे। देख, तू मेरे साथ है, मुझे पता है तू कैसा है। अगर मैं इसे किसी और के हवाले की तो पता नहीं वह उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। ना चाहते हुए भी सुखदेव की बात मान चुका था। उस वक्त दोनों होटल में थे। वे बाहर निकल कर आया। जब गाड़ी की तरफ आया, जैसे करण के कदम बढ़ते जा रहे थे, उसकी नज़र सामने फ्रंट सीट पर बैठी हुई लड़की पर जा ठहरी थी। गाड़ी का शीशा खुला हुआ था और एक कपड़े की गुड़िया थी जो उसने हाथ में लिया हुआ था। बच्चों की तरह न जाने किससे बात कर रही थी। वह इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, मगर बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग था। वह तो खुद को कोई 7-8 साल की बच्ची समझती थी। उसके बाल लंबे घने, जिन्हें वह बांध कर अपने गर्दन पर लटकाए रखती थी। उसके सीने पर वह चोटी लटकते रहते थे। जैसे ही उसकी नज़र सुखदेव के साथ करण पर पड़ी तो कहने लगी, अरे वाह सुखदेव भाई, ये आपके दोस्त हैं। ये तो बिल्कुल हीरो जैसे दिखाई दे रहे हैं। फिर मुस्कुराकर सुखदेव कहने लगा, मंजू इससे मिलो, ये मेरा दोस्त करण है। वह अपना हाथ जल्दी आगे बढ़ा चुकी थी। झिझकते हुए एकदम उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह लंबी कदकाठी की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। फिर सुखदेव उसे समझाकर कहने लगा, देखो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं जब तक वापस नहीं आता तुम करण अंकल के घर ही रहना। ये अंकल तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट लाकर देंगे, तुम्हारे पसंद की चाउमीन वगैरह भी लाकर दिया करेंगे। तुम जो कहोगी वह सब कुछ तुम्हें देंगे। मंजू ये सुनकर थोड़ी उदास हुई थी। फिर उसने गुस्से में आकर अपना कपड़ों वाला गुड्डा जमीन पर फेंक दिया। फिर वहीं सड़क पर बैठकर एड़ियां रगड़ते हुए बच्चों की तरह रोने लगी। कहने लगी, नहीं भैया, मैं भी आपके साथ विदेश जाऊंगी। मुझे पता है अगर आप एक बार बाहर चले गए तो फिर वापस नहीं आओगे। मम्मी पापा जिस तरह मुझे छोड़कर चले गए वे आज तक वापस नहीं आए। वे भी हमेशा के लिए चले गए। मुझे किसी के साथ नहीं जाना। ये कहकर वह सुखदेव का हाथ पकड़कर रोने लगी थी, मगर सुखदेव तो उससे अपनी जान छुड़वाना चाह रहा था। मंजू के माँ बाप का 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में
वे दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए थे। मंजू भी उन्हीं के साथ थी, बाकी ये जिंदा बच गई थी। महीने तक वह बेहोशी में पड़ी रही। उसके दिमाग में काफी चोट आई थी। वह जैसे ही होश में आई, सुखदेव ने उसके सामने दहाड़े मार मार कर रोते हुए मंजू को बता दिया कि अब माँ पापा नहीं रहे, वह मर चुके हैं। अचानक से ये सुनते ही उसके दिमाग पर अब अटैक हो चुका था। 1 हफ्ते तक कोमा में चली गई, लेकिन फिर वह जब होश में आई तो उसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। सदमे के मारे वह प्रेजेंट को ही भूल चुकी थी। वह बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी, फिर बीते हुए कल में रहने लगी थी। सुखदेव उसका सगा भाई नहीं था, बल्कि उसके पिता की पहली शादी से था। पहले से ही मंजू और सुखदेव की कुछ खास नहीं बनती थी। मंजू जबकि बहुत मासूम थी, वह अपने माँ पापा और सुखदेव के साथ बहुत प्यार से रहती थी। उसके माँ बाप को मरे हुए कई साल हो चुके थे। अब सुखदेव अपने माँ बाप की सारी दौलत लेकर बाहर जाना चाह रहा था। मंजू को वैसे ही पागल करार कर सारी जायदाद वह अपने नाम करा चुका था। अब उन पैसों से बाहर जाकर अय्याशी करना चाहता था और बाहर विदेश में ही अंग्रेजी लड़की से शादी करने का फैसला कर चुका था। इसलिए वह अपने दोस्त करण के पास उस लड़की को छोड़कर जाना चाहता था कि दोबारा कभी वो यहाँ न आ सके। फिर उसको करण के हाथ सौंप कर वे जा चुका था। उसके बला से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। करण इस सारे गेम से बिल्कुल ही अनजान था। बच्चों की तरह रो रही थी। रोती हुई मंजू को देखकर सुखदेव ने उसे उठाया था और करण को इशारा किया था। आज तक किसी लड़की को करण ने न छुआ था, फिर भी वह उसे बच्ची समझकर आगे बढ़कर हाथ लगाया था, जो कि उसे 12 साल छोटी थी। कहने लगा, आप फिक्र मत करो मंजू, मेरे साथ चलो, मैं बहुत सारी चीजें आपको लेकर दूंगा। अपने भाई को जाने दो। वह अभी भी बच्चों की तरह रो रही थी और उसे बच्चों की तरह कमर से पकड़कर उठाकर गाड़ी में बैठाकर गाड़ी चला चुका था। वह सारा रास्ता रोती उसने करण के चेहरे पर अपनी चुटिया भी फेंकी थी। मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल किया था। उसने तो गाड़ी लॉक करके रखा हुआ था, वरना ये तो कब की गाड़ी से छलांग लगा चुकी होती। अभी वह रास्ते पर ही जा रहे थे, तभी मंजू ने सड़क पर ही रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं नहीं उतरूंगी आपकी गाड़ी से, मुझे मेरे भाई के पास छोड़ दो, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी कि आपने मुझे किडनैप किया है। अगले ही पल करण ने उसे बाजू से पकड़कर झकझोर कर रख दिया था। कहने लगा, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। अगर तुमने और ज्यादा कोई भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंजू उसकी डांट सुनकर घबरा चुकी थी। कांपकर जल्दी अपने गुड़िया को अपने मुंह के आगे रख लिया था। दोनों घर पहुंच चुके थे। उसने गाड़ी हवेली के बाहर रोक ली थी। मंजू तो एक छोटे से घर में रहती थी। जब करण की इतनी बड़ी हवेली देखा और इतना बड़ा आंगन देखा तो वह खुशी से चहक उठी थी। कहने लगी, आपका इतना बड़ा घर है? फिर करण कहने लगा, हाँ, भगवान के लिए ये सब मेरा ही है। चलो शाबाश, अंदर चलो, मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। कहने लगी, आपका तो इतना बड़ा घर है, यहाँ पर तो पूरा शहर ही आकर बस जाए तो कमी नहीं होगी। और कौन कौन रहता है यहाँ आपके घर में? वह खुशी से बच्चों की तरह उछलती फिर रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अंदर आ रही थी। करण ने एक नज़र उसे पलट कर देखा तो उसकी नज़रें उस लड़की की गर्दन से नीचे की तरफ ठिठक कर रह गई थी। उसका बच्चों वाला दिमाग था, मगर जिस्म से वह जवानी की चौखट पर कदम रख चुकी थी। शायद उसका अभी पीरियड्स आना शुरू नहीं हुआ था और उसके जिस्म के उभार से वो बिल्कुल जवान नजर आ रही थी। उसका जिस्म अच्छा खासा बड़ा लग रहा था। उसने जल्दी अपनी नजरें फेर ली। करण ने आज से पहले किसी लड़की के साथ इस तरह से रिश्ता नहीं रखा था और ना ही किसी लड़की से बात की थी। वो अपने काम के अलावा किसी लड़की को अपने पास भटकने भी न देता था। फिर कहने लगा, सिर्फ मैं ही इस घर में रहता हूँ, नौकर तो घर साफ करके और खाना बनाकर चले जाते हैं। ये सुनकर मंजू बहुत हैरान हुई थी। फिर बड़ी मासूमियत से पूछने लगी, अच्छा, फिर इस पूरे घर में मालिक बनकर आप ही रहते हैं? अंदर जाने के बाद वह जल्दी सोफे पर उछलने कूदने लगी थी और साथ साथ वह अपने गुड्डे से कह रही थी कि देखो मेरी दुल्हन, ये घर कितना खूबसूरत है, सही में हम दोनों यहाँ पर ऐश कर सकते हैं। उस लड़की का ये बचपना करण को कुछ कुछ अच्छा भी लगा था। जब खाने का वक्त हुआ तो वो बहुत जल्दीबाजी में खाना खा रही थी। खाना आधा बाहर को गिर रहा था। उसकी ये हरकत करण को थोड़ी अजीब सी लगी थी। वह उसके पास बैठकर खाने लगा। देखो, ऐसे जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते, आराम आराम से खाओ, खाना खराब मत करो। वह उसके मुंह में चम्मच डालकर अपने हाथों से खिला रहा था। वह बिल्कुल सहम कर बैठी थी। उसके हाथों से खाना खाने के बाद उससे कहने लगी, अच्छा ऐसे खाते हैं? वह देखकर उसे मुस्कुरा रहा था। अपने कमरे के साथ वाला कमरा ही मंजू को उसने दिया था। मंजू, अब से ये तुम्हारा कमरा है, रात को सो जाना, रात को इधर उधर भटकती ना रहना, इधर उधर बिना वजह पंगेबाजी मत करना। कुछ समझ में आ रही है तुम्हें?
वह बिल्कुल चुप होकर उस कमरे में जा चुकी थी। उस कमरे को मंजू ने एक नज़र देखा, फिर बेड पर आकर लेट गई। वह बेड पर गिरते ही जमाई लेते हुए सो चुकी थी, जबकि लैपटॉप पर करण अभी भी कुछ काम कर रहा था और फिर सोने के लिए लेट गया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, उसे ऐसे ही सोने की आदत थी। अब गहरी नींद में करण सो रहा था अपने पास जब उसे सनसनाहट महसूस हुई। बादल भी आज बाहर बहुत तेज गरज रहे थे, बारिश तेज हो रही थी। वह गहरी नींद में था, तभी ऐसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ है और फिर उसके कम्बल में किसी के घुसने की आवाज़ आई है। एक गर्म जिस्म उसके जिस्म से टकराया था। करण गहरी नींद में होने के बावजूद भी वह जान नहीं पाया था। सब कुछ उसे एक सपना सा लग रहा था, जब कोई उसे अपनी बाहों में जकड़ चुका था। सपने में ही करण भी जैसे अपने आप को भूल चुका था। उसने करवट बदलकर उस खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में भर लिया था। ये जो भी सपने में देख रहा था, हकीकत में वही सब कुछ करना शुरू कर चुका था। उस खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में भरकर उसकी कमर पर हाथ फेरना शुरू कर चुका था। अगले ही पल उसके नाजुक होठों को अपने होठों में कैद करने ही लगा था कि उसे अपने कानों में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। चिल्लाने की आवाज़ पर करण हड़बड़ाकर उठ बैठा था। अंधेरे कमरे में उसने जल्दी से अपने बेड वाला लैंप जलाया था। उसकी जान ही होठों पर आ गई थी, क्योंकि ये तो मंजू थी जो उसके बेड पर बैठी कांप रही थी। रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, ये आप क्या कर रहे थे? आप मेरे साथ ऐसा तो फिल्मों में हीरो हीरोइन करते हैं। मैंने देखा था एक बार टीवी पर यह सीन चल रहा था। हीरो हीरोइन को अपनी बाहों में भरकर उसके साथ पता नहीं क्या बेशर्मी वाला हरकत कर रहे थे। आप मेरे साथ वही सब कुछ कर रहे थे ना? करण का तो खून ही खौल उठा था। कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे रूम में, मेरे बेड पर, वह भी रात के इस पहर। तुम्हें तो मैं छोटी बच्ची समझता था, और तुम करना क्या चाह रही थी मेरे साथ? अब वह डर कर दूर खड़ी हो चुकी थी। कहने लगी, मैंने क्या करना था? मुझे तो डर लग रहा था। मैं तो आपके पास सोने के लिए आई थी। मुझे अकेले डर लगता है। वहाँ घर में भी मैं सुखदेव भाई के रूम में अपने चारपाई पर सोया करती थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश हो रही है और बादल भी गरज रहे हैं। तभी बिजली चमकी थी और वह जलता हुआ लैंप भी बुझ चुका था। अगले ही पल वह चिल्लाती हुई उछलकर बेड पर आई थी। वह अंधेरे में ही करण को ढूंढकर उसकी गोद में बैठ चुकी थी। प्लीज़ प्लीज़ करण, मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है। अंधेरे में ही भूत प्रेत घूमते हैं। वह भूत आ जाएगा और मुझे आकर खा जाएगा। करण का तो पारा हाई हो चुका था। एकदम से उस खूबसूरत कमसीन कली को अपनी गोद में बैठा देख करण के जज्बात उबाल मारने लगे थे। उस लड़की को अपनी गोद से हटाना चाह रहा था, जो उसके तन बदन में आग लगा चुकी थी और उसके जज्बात को बार बार भड़का रही थी। मगर वह तो अपनी बाहें उसके गले में डाले उसे चिपकती रोती जा रही थी। कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप मेरे पापा को बुला दो, सुखदेव भैया को बुला दो। मुझे अपने घर जाना है। वह और ज्यादा उसके पास सिमटती जा रही थी। करण ने भी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। फिर एक बच्ची समझकर वह कहने लगा, देखो मंजू, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ो और अलग खड़ी होकर बात करो। मैं जाकर सामने दराज से टॉर्च लेकर आता हूँ। जिस तरह तुम मुझसे चिपकी हो, मैं कैसे उठूंगा, यहाँ उजाला कैसे करूंगा? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। उसे जैसे तैसे समझाता वह खुद से दूर कर गया और टॉर्च ऑन कर गया। वह सचमुच काफी डर रही थी, पसीने में भीगी हुई थी। करण को एक बार उस पर तरस भी आ रहा था। वह उसके पास बैठ गया। कहने लगा, डरना बंद करो, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह वह इस स्टोरी सुना रहा था। धीरे धीरे स्टोरी सुनते हुए उसके बेड पर ही सो चुकी थी। करण ने उस पर कंबल उड़ा दिया और फिर कुछ सोफे पर बैठकर उसे देखने लगा। वह मासूमियत से भरा हुआ चेहरा, मगर दिमाग बच्चों जैसा। उसके दिमाग में बार बार तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह भी एक मर्द था और बार बार एक लड़की का छूना उसके जज्बात को भड़का रहे थे। मगर अपने जज्बात को काबू करके वह सोफे पर ही सो गया। अगले दिन जब ऑफिस से घर आया तो घर का बिगड़ा हुआ रूप देखकर उसका दिमाग घूम चुका था। कांच के टेबल पर पड़ा हुआ गुलदस्ता टूटकर फर्श पर बिखरा हुआ था। किचन में अभी भी खटपट की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह किचन में गया तो गुस्से से चिल्ला उठा था, क्योंकि किचन में 2 बिल्ली के बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे। पूरे घर में उसकी आवाज गूंज रही थी, मगर उसे कहीं से भी मंजू नहीं मिली। जैसे ही वो बाहर आया तो सामने वह लड़की आम के पेड़ से आम तोड़कर खा रही थी। गली के बच्चे भी पास खड़े थे। मंजू का बस सारा दिन उन गली के बच्चों के साथ खेलकर समय बीत जाता था। गली में न जाने कहां से उसे बिल्ली के 2 बच्चे मिले थे। वह उन्हें उठाकर घर ले आई थी। करण के चिल्लाने पर वह सहम कर वापस आई थी। उसने गोद में कच्चे आम भरे हुए थे। कहने लगी, आप भी खा लीजिए, कच्चे आम बहुत ही मजे के लगते हैं। उसे बाहर से घर के अंदर लाया था। कहने लगा, क्या बच्ची वाली हरकत कर रही हो तुम?
तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर रही थी तुम? मेरे घर का बिल्कुल नाश करके रख दिया है। मुझे अपने बेड के चादर पर एक सिलवट भी पसंद नहीं है और तुमने मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया है। जल्दी साफ करो अभी के अभी इसे, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। वैसे भी एक खून माफ है, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। उस पर बिल्कुल चिल्ला पड़ा था। मंजू बिल्कुल डरकर उसे देखकर कहने लगी, मेरे नाजुक नाजुक हाथों को देखिए, भला मैं इतना काम कैसे करूंगी? वह कहने लगा, कोई नाजुक नहीं हो तुम। जब आम तोड़कर खा सकती हो तब तुम नाजुक नहीं थी, जब घर में बखेड़ा किया तब नाजुक नहीं थी, और अब चुपचाप यह सारा सामान समेटो वरना बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। वह डरते डरते सारी चीजें उठाकर इधर से उधर रखने लगी। जैसे तैसे वह साफ सफाई कर चुकी थी। फिर वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, मुझे अपने भाई के पास जाना है। अब उसे करण भी उब चुका था। उसे इस घर में आए हुए पूरे 2 साल हो चुके थे, मगर अब और ज्यादा इस लड़की को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। उसने तंग आकर सुखदेव को कॉल करना शुरू कर दिया था, वह अपनी बहन को यहाँ से ले जाए। इतने दिनों में उसने एक बार भी कॉल करने की कोशिश नहीं की थी। अब उसे कॉल लगाया तो वह नंबर बिल्कुल बंद जा रहा था। जो हिंदुस्तान वाला नंबर था उसका वह बंद कर चुका था। कुछ लोगों से उसने सुखदेव के बारे में पूछना चाहा, मगर वो बेकार था। अच्छे बुरे का उस लड़की को कुछ भी पता नहीं था। वह जवानी के चौखट पर कदम रख चुकी थी, लेकिन उसे अपने बारे में ही कुछ भी पता नहीं था। न ही उसको पीरियड्स के बारे में कुछ मालूम था। पीरियड्स के समय कैसे अंडरवियर को पहनते हैं उसे कुछ भी तो पता नहीं था। वह खून से सारा कपड़ा सना हुआ ऐसे ही बच्चों के साथ घूमती रहती थी। उसे अपने गुप्त अंगों पर कपड़े पहनने की कोई जानकारी नहीं थी। पीरियड्स में कैसे कपड़े लेते हैं या कैसे अंडरवियर पहनते हैं उसे ये तक पता नहीं था। किस तरह अपने आप को साफ सुथरा रखे उसे कुछ भी तो पता नहीं था। मजबूरन करण ने ही उसको एक स्टूडेंट की तरह सामने बिठाया और उसे एक एक बात बड़ी बारीकी से समझा रहा था। अब वह छोटी बच्ची नहीं रही, इसलिए मैं कुछ सामान तुम्हें मंगवा कर दे रहा हूँ, तुम्हें उसे पहनना होगा। आइंदा तुम इस हालत में बाहर गली में खेलने नहीं जाओगी। तुम्हें आराम करना चाहिए। अपने कपड़े को संभाल कर पहनो और दोबारा मैं किसी बच्चों के साथ तुम्हें खेलते हुए ना देखूं। वह चुपचाप सर हिला रही थी, जैसे वह सब कुछ समझ रही थी। कुछ पैड्स के पैकेट लाकर करण ने उसे दिया था और कहने लगा, इसे इस्तेमाल करो। उन्हें लेकर वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी, मगर मंजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन सबको कैसे पहने और इन चीज़ों का वह कैसे इस्तेमाल करे। वह अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। वह बाहर आकर करण से कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। आप मेरी हेल्प कर देंगे? ये कैसे पहनते हैं मुझे नहीं आता। एक बार मुझे पहना कर दिखाओ, उसके बाद मैं खुद पहन लूंगी। उस लड़की की बातों पर करण अपना सर पकड़कर बैठ चुका था। पहले तो वह कुछ सोचता रहा, आखिर में फिर उसे यही हल मिला था कि उस लड़की को किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर के यहाँ दिखाना चाहिए। कोई इलाज तो होगा ना उसका, ऐसे शुरू से तो नहीं थी। अगर उसका इलाज किया जाए तो ये लड़की ठीक भी तो हो सकती है। उसे लेकर अगले दिन वह डॉक्टर के पास चला आया था। वह डॉक्टर उसके जानने वाली थी। अस्पताल में भी मंजू ने उसका जोर से हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में उसने वह कपड़े की गुड़िया पकड़ी हुई थी। कहने लगी, अरे करण, ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? उसे अब क्या पता था। उसने घुमा फिरा कर बताया, वह उसके दूर की भाभी की बहन है। उसके साथ क्या समस्या हुई है वह सब कुछ उसे बताने लगा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट मंजू के करवाए थे, उसका सिटी स्कैन भी होना था, मगर वे तो बहुत ही डरपोक लड़की थी। उसने करण का हाथ पकड़ रखा था। कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरा हाथ पकड़ कर रखो। अगर आप मेरा हाथ पकड़ कर रखोगे तो मुझे कोई डर नहीं। करण को तो अब उस लड़की से थोड़ा लगाव सा हो गया था। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करने के बाद कहा, अगर इसका पूरा इलाज किया जाए तो उम्मीद है कि 5 महीने में उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। करण ने अब सुख का सांस लिया था। उसे लेकर वह घर आ चुका था। बच्चों जैसा हरकतें कर रही थी। वह जब भी नहा कर आती तो उसके सामने ऐसे ही बैठ जाती। वह लैपटॉप पर काम कर रहा होता तो लैपटॉप साइड कर देती और उससे कहती, मुझे आपकी गोद में बैठना है। वह उसके टांगों के बीच बैठकर कहती कि चलिए अब मेरे सर का मसाज कर दीजिए, मुझे बहुत आराम मिलता है। करण ना चाहते हुए भी उस लड़की की तरफ धीरे धीरे झुकते जा रहा था। उस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह अपने बचपन में ही जी रही थी, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब उसका ख्याल रखने लगा था। उसका साथ अब उसे अच्छा लगने लगा था। उसके आसपास के घरों में अब ये बात मालूम हो चुकी थी कि इस हवेली में करण के साथ एक लड़की भी रहती है। ये बात लोगों के लिए थोड़ी अजीब थी। करण जो घर में अकेला रहता है, उसने अपने घर में नौकर भी लड़के रखे हुए थे।
और अब न जाने ये लड़की उसके पास कहाँ से आ गई। गांव के कुछ बूढ़े लोग उसके पास आए थे। कहने लगे कि बेटा, उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। जवाब करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने और उस लड़की के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर ये कहने लगा कि ये मेरी दूर की भाभी की बहन है और ये मेरी पत्नी है। लोग वहाँ पर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे क्योंकि वह उम्र में उससे काफ़ी छोटी थी। उन लोगों ने कहा, पर यह लड़की लगता है दिमाग से कुछ पैदल है, थोड़ी अजीब लगती है। तभी करण कहने लगा कि जैसे भी है ये मेरी पत्नी है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को कुछ पूछना है। वे कहने लगे कि नहीं, हम तो यही पूछने आए थे कि इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। फिलहाल अगर ये लड़की तुम्हारी पत्नी है तो ठीक है, वरना एक लड़की के साथ बिना पवित्र रिश्ते के रहना अच्छी बात नहीं। इस तरह समाज पर बुरा असर पड़ेगा। ये कहकर वह लोग वहां से जा चुके थे। सोफे के पीछे जब वो करण के कान में चिल्लाई थी, करण हड़बड़ाकर रह गया था। वे दोनों हाथ से ताली बजाकर कहने लगी, लोगों से आप क्या कह रहे थे कि मैं आपकी पत्नी हूँ? आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसे कैसे आपकी पत्नी बन गई? मैं ना तो आपकी दुल्हन बनी और ना ही आपने मेरे साथ कोई फेरे लिए। करण ने तो ये सोचा ही नहीं था कि वह इसको अपनी दुल्हन बनाएगा, लेकिन जैसे ही मंजू ने ये बात की उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। कहने लगा, नहीं बनी तो चलो अब बनाऊंगा। शादी करनी है तुम्हें? वह सर हिलाकर जल्दी कहने लगी, हाँ करनी है ना, बिल्कुल करनी है। क्या मेरे आप दूल्हे बनोगे? मुस्कुराकर करण ने हाँ में सिर हिलाया। वह कोर्ट में उसे ले जाकर उसके कुछ दोस्त भी वहां पर मौजूद थे और उसने फिर मंजू से शादी कर ली थी। शादी के बाद उसे सारा दिन शहर घुमाता रहा, कभी गोलगप्पे तो कभी आइसक्रीम और कभी क्या तो कभी क्या। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता रहा। वह जैसे ही घर पहुंचे, रात को वह अपना पेट पकड़कर हाय हाय करने लगी, रोने लगी। उसे यूं करते देख करण उससे कहने लगा, अरे तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? वह किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह अपना पेट पकड़कर सोफे पर गिर चुकी थी। कहने लगी, मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाओ क्योंकि मेरा बच्चा होने वाला है। करण का तो दिमाग ही घूम गया था। उसकी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, अच्छा मगर कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। मंजू ने उसे हंसा दिया। शर्माते हुए अपना टेडी बियर उसके पास फेंका था। कहने लगी, आप क्यों इतना हंस रहे हैं? आपको नहीं पता कि शादी के बाद ही तो बच्चा पैदा होता है? शादी करके सुबह से आपके साथ घूम रही थी और बच्चा भी अब आने वाला है। मेरा छोटे से टेडी बियर का दोस्त आएगा। करण उसके पास आया, उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, एकदम से कुछ भी नहीं होता पागल लड़की। पहले तो तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, मेरे साथ प्यार करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें 9 महीने लगेंगे इस बच्चे को पैदा करने में। ये सब बातें कहकर उसे समझा रहा था। वो कहने लगी कि अच्छा फिर तो आज आप मेरे साथ सो जाइए क्योंकि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। वह अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा उतावली थी। इस तरह की मासूम सी बातें कर रही थी। करण ने कहा कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगी तो जल्दी से बच्चा हो जाएगा। करण उसके दिमाग का इलाज भी करवा रहा था। 2-3 महीने में वो शायद ठीक हो, मगर वह भी तो मजबूर था अपने दिल के हाथों। वह उसे अपनी बाहों में लेकर अपने कमरे में आया था। मंजू तो थोड़ी घबराई हुई थी। जब और ज्यादा उसके पास आने लगा और धीरे धीरे उसे हर एक पर्दे से आजाद करने लगा तो वह हिचकिचाते हुए मंजू कहने लगी, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? करण, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, मुझे बहुत शर्म आ रही है, आप प्लीज मुझे छोड़ दे। मगर करण अब और ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता था। मंजू ने ऐसी बातें कही थी, उसके अंदर के सोए जज्बात को जगा चुकी थी। उसे बच्चा चाहिए था और वह उसके लिए राजी थी। देखो, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब मुझे मेरा अधिकार भी चाहिए। मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होने दूंगा। वादा करता हूँ तुम भी बहुत एंजॉय करोगी मेरे साथ। बस जैसे जैसे तुम्हारे साथ करता जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ वैसा ही करती जाना। वह अपने होठों से कभी उसके चेहरे को चूमता तो कभी गर्दन को चूमता तो कभी उसके होठों को चूमता। उसके होठों को अपनी होठों से पकड़ चुका था। मंजू भी अब धीरे धीरे उसके आगे बेबस हो चुकी थी। मगर करण जैसे ही उसके करीब गया और अपनी दूरियों को जैसे ही उसने मिटाने लगा तो मंजू को एक धक्का सा लगा था। उसके पूरे जिस्म में दर्द होने लगी थी। वह तो अब चिल्लाने लगी थी। वह डर की वजह से उसके दिमाग में अचानक से एक झटका लगा कि एक पल के 1000वें हिस्से में उसकी याददाश्त वापस लौटने लगी थी। वह तो अब जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। चिल्ला चिल्लाकर अब तो वह बेहोश हो चुकी थी। एक पल के लिए करण अब घबरा चुका था। एक पल में तो जैसे सारा नशा उतर गया था। जल्दी मंजू से पीछे हट गया। कहने लगा, मंजू तुम्हें क्या हुआ है? हे भगवान, मंजू के साथ क्या कर दिया मैंने?
वह अपने आप को ही कोस रहा था, ये जानते हुए भी कि ये लड़की दिमागी बीमारी से जूझ रही है। फिर भी वह उसके करीब क्यों आ गया था? अपने जज्बात को तो उसने इतने साल से दबाकर रखा हुआ था, कुछ महीने और इंतजार कर सकता था। वह पानी के छींटे उसके मुंह पर मारने लगा। होश में आओ मंजू प्लीज यार, होश में आओ मंजू प्लीज, अपनी आंखें खोलो। मगर मंजू तो बेहोश हो चुकी थी। कुछ साल पहले होने वाले हादसे का मंजर उसके आंखों के सामने घूमने लगा था, जब उनकी गाड़ी से एक बड़ा ट्रक जाकर टकराया था। वह उस टाइम वे लोग कितने खुश थे, उसके माँ बाप भी कितने खुश थे, मगर एक ट्रक ने आकर उनकी खुशियों को बर्बाद कर दिया था। उस हादसे का मंजर एक बार फिर उसके आंखों के सामने चलने लगा तो वह एकदम से चिल्ला उठी थी, मम्मी मम्मी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, आपके सर से खून निकल रहा है, पापा पापा अपनी आंखें खोलो प्लीज। ये सब कुछ रोती रोती बोल रही थी, बिल्कुल घबरा चुकी थी। करण उसे अपने काबू में किए हुए था, वरना शायद वह अपनी आंखें बंद करते हुए भागना शुरू कर देती। जैसे ही उसने एक अनजान आदमी की आवाज़ अपने कानों के पास सुना तो मंजू ने अपनी आंखें खोल दी। करण को अपने सामने देखने लगी, जैसे सपने से अभी अभी जागी हो। कहने लगी, मेरे पापा मम्मी कहाँ हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वह ठीक तो है ना? उन्हें अस्पताल लेकर गए हो ना? उन दोनों के सर से बहुत खून बह रहा था। अब वह अपने आप को करण से खुद को छुड़ाने लगी। वह कमरे से बाहर निकली थी, वह आंगन में भागते हुए आ चुकी थी। उसके पीछे करण उसे पकड़ चुका था। कहने लगा, होश में आओ मंजू। जब उसने बाहर आते घुप अंधेरा देखा तो उसकी तो जैसे सांस ही रुक चुकी थी। वह सीढ़ियों पर वहीं गिर चुकी थी। वह इसी हालत में 6 सालों से थी, अब 18 साल की हो गई थी। जब करण के पास आई थी तो 14 साल की थी। वह खुद को देखने लगी और अपने हाथ पांव देखने लगी। वह तो बिल्कुल बदल चुकी थी, अब वो पहले जैसी बच्ची नहीं रही। उसने डरते डरते एक नज़र करण को देखा। कहने लगी, कौन हो तुम? ये घर किसका है? मेरा सुखदेव भाई कहाँ है? मम्मी पापा तो चले गए मुझे छोड़कर, आप मेरे भाई सुखदेव को बुला दो। वह रो रही थी। आगे बढ़कर करण ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वह बस उसके सीने से लगकर रोई जा रही थी। जब वह कुछ होश में आई तो करण को देखकर कहने लगी, कौन हो आप? मेरे साथ क्या कर रहे थे? क्या आप मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे? अब करण तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। देखो मंजू, अपने ठंडे दिमाग से सोचो, फैसला जज्बाती होकर नहीं करते। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरे हवाले तुम्हारा भाई कर गया था, और वह भी तुम्हारी मर्जी से, और हमारी शादी हुई है। मैं तुम्हारा इलाज भी करवा रहा था। डॉक्टर का कहना था कि तुम्हारी याददाश्त 2-3 महीने में आ जाएगी, मगर अब देखो तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। करण अब बहुत ही खुश था, मगर मंजू के चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। उसे अपना बीता हुआ कल अब धीरे धीरे भूलने लगी थी। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगा था, अभी क्या चल रहा है। उसने अपने आप को खुले जिस्म में देखा तो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। ये जो आदमी था, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वह 12 साल की थी, और जब उसके भाई ने उसे उसको सौंप दिया था तो वह 14 साल की थी, और उसे उस वक्त पीरियड्स भी नहीं आते थे। और उस पागल लड़की को करण ने अपने हाथों से संभाला था। जब उसको पहली बार डेट आई थी तो करण ने ही उसे सब कुछ बताया था। अब वो सारी बातें याद आते उससे माफ़ी मांगने लगी। देखो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये सब मेरे साथ क्या हो गया। सुखदेव भाई भला मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? किसी अनजान आदमी के साथ मुझे छोड़कर वह कैसे चले गए? वे तो भाई था ना मेरा। उसके यूं बदलते हुए रूप को देखकर करण अब दुखी सा हो गया था। कहने लगा, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं पति हूँ तुम्हारा और तुम मेरी पत्नी हो। हमने इतने साल एक दूसरे के साथ बिताए, मैंने कभी तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाया। मैंने पहले तुमसे शादी की, उसके बाद ही आज पहली बार तुम्हारे साथ ये सब किया है, और उसकी वजह तुम ही हो। तुमने मेरे जज्बात को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। मुझ पर भरोसा करो, जब तुम्हें पहली बार पीरियड्स आया था और मैंने तुम्हारे पूरे जिस्म को खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैंने अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया था, और जब से ही मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मंजू गुस्से से उसे घूर कर कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, आप दरिंदे भेड़िया हो। जिस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, आपने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसके जिस्म के साथ खेलते रहे, मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। आपने सोचा तो यही था ना? करण उसे देखता रह गया। इत्तेफाक से अगले ही दिन करण की कॉल सुखदेव से मिल गई थी। उसे जैसे ही कॉल मिला तो जल्दी से मंजू ने कान से मोबाइल छीना था। कॉल स्पीकर पर थी। फिर रोते हुए कहने लगी, भाई आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? प्लीज आप जल्दी से वापस आ जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मम्मी पापा तो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए हैं, और अब आप भी मुझे छोड़कर चले गए, इस अनजान आदमी के हाथ सौंप गए। ये आदमी मेरे साथ क्या कर रहा है? ये मुझसे शादी का दावा कर चुका है।
मैं तो उसे अपना पति नहीं मानती, उसने मुझे इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ से सुखदेव लापरवाही से कहने लगा, देखो मंजू, मेरी बला से तुम जियो या मरो, पहले ही मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही अब है। मैं तो करण से भी यही कहूँगा, वह तुम्हें या तो अपने पास रखे या फिर किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए या फिर कहीं सड़क पर फेंक दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरानी तो मुझे ये है, मैंने उसे 2 महीने पहले कहा था कि तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दे, मगर अभी तक उसने अपने घर में ही तुम्हें रखा हुआ है। मंजू को तो ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान उसके सर पर गिर चुका हो। उसे तो सुखदेव ने अच्छी खासी सुनाकर फोन बंद कर दिया था। मंजू तो एकदम से वहीं गिर चुकी थी। वह रोते हुए कहने लगी, मुझे अपने माँ बाप की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाना है। वह अपने माँ बाप की तस्वीर से बातें कर रही थी। वहाँ खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। उस लड़की पर करण को तरस आया था। उसके पास जाकर बैठ गया था और कहने लगा, मंजू, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त किस हालत में हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मगर मैं तुम्हें दिल और जान से अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका हूँ। अब तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मंजू उसके साथ वापस घर आ चुकी थी। पहले तो कमरे में ही बंद थी, धीरे धीरे वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी। करण को अब प्यार से देखने लगी थी। वह उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब वो घर आया तो उसके पास आकर बैठी और उसके आगे हाथ जोड़कर सॉरी कहने लगी। मैंने पता नहीं आपको कितना कुछ सुनाया। मेरा सगा भाई भी मुझे आपके पास छोड़कर चला गया। अगर आप भी मेरे भाई की तरह होते तो शायद आप भी मेरा फायदा उठाते। वे अब रो रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, आपने ऐसा नहीं किया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी वजह से आपको जो कुछ झेलना पड़ा था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। ये कहते हुए वह शर्मिंदा हो रही थी। करण उसे घूर कर कहने लगा, ये अच्छा तमाशा है तुम्हारा। तो मैं 6 सालों से तुम्हारा बच्चों जैसा व्यवहार बर्दाश्त कर करके थक चुका हूँ। जानती हो तुमने मेरे नाक में कितना दम करके रखा हुआ था। अब ये रोनी सूरत बनाकर माफ़ी मांग रही हो। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मंजू आंखों में आंसू लिए सर उठाकर कहने लगी, अच्छा फिर आप कैसे माफ़ करेंगे? ये सुनकर करण कहने लगा, बस मुझे मेरे ही तरीके से माफ़ी चाहिए। वे कहने लगी, मतलब क्या है आपका? वो कहने लगा कि देखो, उस दिन मैं तुम्हारे साथ गोल्डन नाइट एंजॉय करने वाला था। मानता हूँ मैंने गलत किया, मगर शायद यही ठीक था। चलो इस बहाने तुम्हारी याददाश्त तो ठीक हो गई, मगर मेरा सारा मजा तुमने खराब कर दिया था। मंजू का तो चेहरा शर्म से लाल होने लगा था, मगर वह कहने लगा कि नहीं नहीं, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। बस चुपचाप तुम्हें खुद मेरे साथ मेरी गोल्डन नाइट यादगार बनाओगी। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। सब कुछ तुम करोगी तभी मैं राजी हो सकता हूँ। मंजू थोड़ी झिझकी थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर कहने लगी, अब आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा करोगे? मुझे कुछ भी करना नहीं आता। मैं तो मासूम बच्ची हूँ ना। वह बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली थी। करण उसे देखकर रह गया। अगले ही पल वह जोर से करण के सीने से जा लगी थी। कहने लगा, हाँ, मेरी पत्नी को तो एक दिन में ही अपना बच्चा पैदा कर लेना था। सही ड्रामेबाज हो तुम, पूरी की पूरी नौटंकी हो। वे हंसता हुआ उसे एक बार फिर बाहों में भर चुका था, कमरे में ले आया था। मंजू भी मुस्कुराते हुए करण के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल चुकी थी। बड़े प्यार से बारात उसके नाम कर चुकी थी। मंजू ने भी उसका पूरा पूरा साथ दिया था। वे रात एक दूसरे के नाम लिख चुके थे। पूरी रात कमरे में उन दोनों की मोहब्बत भरी सिसकियां गूंजती रही और आहें गूंजती रही। मंजू को हकीकत में उसने अपने घर की रानी बनाकर रखा था। किसी चीज की कोई कमी ना आने दी थी। वह सच में उस घर में रानी की तरह रहती थी। उसके माँ बाप के तरफ से उसके जायदाद का हिस्सा बनता था, मगर उसने वह भी भुला दिया था। एक दिन जब वह घर में मामूली के कामों में बिजी थी तो अचानक दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। करण ने दरवाजा खोला तो सामने सुखदेव खड़ा था। रोते हुए उसके कदमों में आकर गिर गया। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो। इतने बरसों के बाद यहाँ मेरी याददाश्त वापस आने के बाद तो मैं शायद पहली बार ही देख रही हूँ, इसलिए उसके गले लगकर रोने लगी। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। मैंने बहन के साथ कितना गलत किया, मुझे एहसास हो गया है। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मगर करण मना कर चुका था। कहने लगा, अब ये मेरी पत्नी है और उसे तुम कहीं नहीं ले जा सकते। सुखदेव के साथ मंजू को अकेले भेजना नहीं चाहता था। सुखदेव भी वहीं रुक चुका था। मंजू को बिना वजह अपनी मोहब्बत दिखा रहा था। जब उसके बारे में करण ने पूछताछ की तो ये मालूम हुआ कि वह बाहर जाकर उसने जिस लड़की से शादी की थी वह उसका सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई थी। उल्टा उस पर केस कर चुकी थी। सुखदेव उसको टॉर्चर करता था, जिसकी वजह से उसका वहां पर केस चल रहा था।
वे अब विदेश से खाली हाथ हिंदुस्तान वापस लौट चुका था। मंजू के साथ जानबूझकर संबंध ठीक कर रहा था ताकि कम से कम उसे रहने के लिए जगह तो मिल जाए। हकीकत मालूम होते उसने सुखदेव की हकीकत मंजू को भी बताई थी, जिसे सुनकर सुखदेव पर मंजू को बहुत गुस्सा आया था, जो अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था। कुछ दिन के बाद ही सुखदेव को पुलिस ने पकड़ लिया और मंजू जितना हैरान थी उतना ही कम था। फिलहाल उसने सुखदेव के लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे और करण के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। करण ने जो भी मंजू के साथ किया था, क्या आप उसकी जगह होते तो वैसा ही करते? क्या करण ने उसके साथ जो भी किया था वह गलत था या सही? कमेंट में ज़रूर बताइए।